एक बार एक व्यक्ति रेड लाइट एरिया में जाता है। रेड लाइट एरिया के कोठे में वहाँ दरवाज़ा खोलकर वह जैसे ही अंदर घुसता है, उसे 20 महिलाएँ दिखाई देती है। वो 20 महिलाएँ काफ़ी सुंदर होती हैं। उन महिलाओं में से एक महिला को चुनने की उसे आज़ादी थी। वो बारी-बारी से महिलाओं को देखता है। उसकी नज़र जैसे ही एक महिला पे पड़ती है तो उस महिला की नज़र झुक जाती है। उस महिला की झुकी हुई नज़र को देखने के बाद वो सोचने पे मजबूर हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे ये चेहरा तो कुछ जाना-पहचाना चेहरा है, क्योंकि उसके पहनावे और उसके कपड़े आज से पहले उसने कभी ऐसा नहीं देखा था। वह उसी महिला का चयन करता है और उसे कमरे में लेकर जाता है। जब उससे बातचीत करता है तो उसे पता चलता है वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी धर्मपत्नी है। अपनी ही बीवी को कोठे पर देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वो आखिर वहाँ पहुँची तो पहुँची कैसे? बहुत सारे सवालों का जवाब वह जानने की कोशिश करता है। जब सवालों का जवाब जानता है तो वह ऐसा कदम उठाता है जिसे सुनकर आप भी सैल्यूट करने को मजबूर हो जाएँगे। क्योंकि महिला चाहे छोटी से छोटी गलती करे, उसे माफ़ी नहीं मिलती और ये पुरुष प्रधान देश है, पुरुषों को बड़ी से बड़ी गलती के लिए माफ़ी मिल जाती है। मगर इस पुरुष ने जो कदम उठाया, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ था, वो सैल्यूट करने के योग्य था। दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो कलकत्ता की कहानी है। वहाँ एक दाऊद नाम का लड़का रहता था, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसको कंपनी के एक असाइनमेंट के लिए दिल्ली जाना था। उसकी अभी 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। वो नहीं चाहता था कि अभी नई नवेली वाइफ़ को छोड़कर दिल्ली जाए, लेकिन कंपनी के अर्जेंट काम के चक्कर में उसे दिल्ली जाना ही पड़ता है। 1-2 हफ्ते काम करने के बाद वो अपनी वाइफ़ को कॉल करता है और कहता है कि क्या तुम दिल्ली आना चाहोगी? ये सुनते ही उसकी वाइफ़ काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि मेरी ये ख्वाहिश तो मेरी बचपन की ही थी। मैं इतने बड़े शहर को अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। इसे तो मैं अब तक टीवी पे ही देखी थी, लेकिन मैं वहाँ जाकर सामने से देखना चाहूँगी। जब अपने पति से इस तरह की बात करती है तो पति कहता है, परेशान मत हो, 9 अक्टूबर को तुम्हारा टिकट करवा दिया गया है। आप इस तारीख को इस ट्रेन से कलकत्ता से दिल्ली आ जाइए। वह दिन भी आता है और वह घर से सारी तैयारियाँ कर निर्धारित सीट पर निर्धारित ट्रेन पर जाकर बैठ जाती है। वहाँ पहुँचकर वो सबसे पहले अपने सास-ससुर को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि मैं ट्रेन पे अच्छे तरीके से बैठ गई हूँ और 1.5 दिन का सफ़र करके मैं दाऊद के पास पहुँच जाऊँगी। पहला कॉल हो चुका था, वो दूसरा कॉल अपने पति दाऊद को करती है और कहती है कि मैं अपने सीट पर बैठ गई हूँ और परेशान मत होना और मैं बहुत जल्द आपके पास पहुँच जाऊँगी। इस पे उसका पति दाऊद कहता है कि परेशान मैं नहीं, परेशान आप मत होना, क्योंकि रास्ते में बहुत तरीके के लोग मिलेंगे। आप किसी से कुछ लेना मत, किसी से कुछ खाना मत, किसी से बात विचार मत करना। अपने सीट पर बैठे रहना और समय मिले तो मुझे कॉल करना। अब ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी थी और उसके ठीक सामने सीट पर 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, जो एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। ट्रेन चलती है, सफ़र आगे बढ़ता है और कुछ घंटों के बाद वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं, एक-दूसरे को इंट्रोडक्शन देने लगते हैं और वो दोनों की बातचीत चालू हो जाती है। वो दोनों एक-दूसरे से बात कर रहे थे कि हाँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये महिला चुपचाप बैठी रहती है, उन लोगों की बात सुन रही थी, वो कुछ नहीं कहती है। इस महिला का नाम हिना था, वो किसी से बात नहीं कर रही थी और बात कर रही थी तो सिर्फ़ अपने सास-ससुर या अपने पति दाऊद से। बात करके बताती है कि मैं इतना किलोमीटर चल चुकी हूँ, खिड़की के बाहर ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। इस तरीके के वो दोनों के बीच में बात चल रही थी और जैसे-जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, बातें आगे बढ़ रही थी, तो सामने वाला व्यक्ति बैठकर सारी बातें सुन रहा था उनकी। वो कहता है कि बहन जी, लगता है कि आप पहली बार ट्रेन से कहीं सफ़र कर रहे हैं। इस पे हिना कहती है कि नहीं, मैं पहली बार तो ट्रेन पर सफ़र नहीं कर रही हूँ, लेकिन कलकत्ता से दिल्ली पहली बार इतनी दूर सफ़र तय कर रही हूँ। तो दोनों कहते हैं कि बहन जी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों भी दिल्ली ही जा रहे हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो हमें बेफ़िक्र बता सकते हैं। ऐसे ही बातचीत चल रही थी, कुछ खाने-पीने की चीज़ें उनके पास थी, वो निकाल कर खा रहे थे। तो वो हिना से पूछते हैं कि बहन जी, क्या आप इसे खाओगी? तो हिना साफ इनकार कर देती है। 1.5 दिन का सफ़र था, ऐसे ही सफ़र चल रहा था, तो वो दोनों की दोस्ती हो चुकी थी। अब हिना की भी उनसे परिचय हो जाती है। हिना जब कुछ खाती-पीती है, तो उनकी नज़र उनकी टिफ़िन पे चली जाती है, तो हिना की मजबूरी बन जाती है पूछने की, तो वो पूछते हैं कि भाई साहब, क्या आप खाओगे? तो वो दोनों टिफ़िन से निकाल कर खा लेते हैं। कुछ देर के बाद वो भी कुछ सामान लेते हैं खाने को, तो वो भी पूछते हैं हिना से, बहन जी, क्या आप इसे खाओगी?
तो ऐसे ही सफर काफी सुहाना चल रहा था। चलते चलते दिल्ली पहुंचने में सिर्फ 150 किलोमीटर बचा था। तो वह अपने पति दाऊद को कॉल करके कहती है कि मैं अब आपसे सिर्फ 150 किलोमीटर दूर हूँ। तो दाऊद कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें स्टेशन रिसीव करने पहुंच जाऊंगा। इतना ही बात होता है कि दोनों व्यक्ति पूछता है कि बहन जी क्या चाय पियोगी। तो हिना मना कर देती है कि नहीं, आप दोनों को पीना है तो पी लो, मैं चाय नहीं पीऊंगी। हिना के मना करने के बाद भी वो दोनों दो चाय के साथ में तीसरी चाय भी ले लेते हैं और वो हिना को दे देते हैं कि लो बहन जी आप इसे पी लो। चाय पीते ही हिना की स्थिति बिल्कुल नाजुक हो जाती है। वह बेहोशी की हालत में हो जाती है, उसे नींद आने लगती है। 3 घंटे के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को ट्रेन में नहीं बल्कि कार की सीट पे पाती है। कार में वो दोनों व्यक्ति ही थे और एक तीसरा आदमी था जो कि गाड़ी चला रहा था। अब हिना साफ अंदाजा लगा चुकी थी कि वह किसी मुश्किल में फंस चुकी है, किसी अनहोनी घटना का शिकार हो चुकी है। उससे कहती है कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, और कुछ बोल पाती उससे पहले उसे जोरदार एक थप्पड़ लग जाता है और कहा जाता है कि आवाज निकाली तो और पिटाई होगी, चुपचाप पड़े रहो। उसकी चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिलाया गया था जिसके कारण उसकी हालत नहीं थी कि वह विरोध कर पाए और गाड़ी लगातार चल रही थी। चलते चलते गाड़ी पहुंच जाती है एक ऐसे इलाके में जहां लोग उसे पकड़कर ऐसे चल रहे थे जैसे मानो वो बीमार हो। नशे के कारण उसे ट्रेन से भी शायद ऐसे ही निकाला गया था। अब ये सीधा पहुंच जाते हैं रेड लाइट एरिया के कोठे पे जहां की दो स्त्री बैठी होती है। बार्गेनिंग चल रही थी, 55,000 रुपये में इनका सौदा हो जाता है। वह महिला उसे अब हल्का हल्का होश आने लगा था। वह रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और उन दोनों से रहम की भीख मांगती है, लेकिन वो दोनों उसे ठोकर मारकर वहां से चले जाते हैं। अब वह एक कोठे पे पहुंच जाती है जहां का नजारा देखकर वह चौंक जाती है। वहां पर पहले से ही काफी लड़कियां मौजूद थी। उनका लिबास ऐसा था जिसे देखकर कोई भी पुरुष उत्तेजित हो जाए। उस महिला को वो लोग एक कमरे में बंद कर देते हैं क्योंकि वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और विरोध कर रही थी। उसे कमरे में एक कुर्सी में बैठाकर बांध दिया जाता है और चिल्लाए नहीं इसके लिए उसका मुंह भी बांध दिया जाता है। 9 अक्टूबर को वो घर चली थी। उसके बाद 10-11 ऐसे ही दिन पार कर रहे होते हैं। इस तरह से लगभग 15 दिन गुजर जाते हैं। उधर उसका पति रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहा होता है। काफी इंतजार के बाद भी उसकी पत्नी नहीं आती है तो वो काफी परेशान हो जाता है। फोन करता है तो फोन स्विच ऑफ आ रही थी। अपने माँ बाप से पूछता है। उसके बाद वो सीधा रेलवे स्टेशन जाकर जीआरपी को सूचना देता है और साथ ही पुलिस स्टेशन भी जाता है और वहां जाकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराता है। वह तमाम कोशिश करता है अपनी पत्नी को ढूंढने की ताकि वह मिल जाए। वो सीधा कोलकाता जाता है और रेलवे स्टेशन जाकर सीसीटीवी का फुटेज चेक करता है कि वो उसकी पत्नी रेलवे स्टेशन आई या नहीं, ट्रेन पे बैठी या नहीं। वो लगातार कोशिश कर रहा था। उधर उसकी पत्नी को काफी टॉर्चर किया जाता है, उसे काफी मारा पीटा और उसे खाना तक नहीं दिया जाता है। वो लगातार कोशिशें कर रहा था ताकि उसकी पत्नी मिल जाए। उधर उसकी पत्नी काफी परेशानी में थी, उसे काफी टॉर्चर किया जा रहा था, उसे काफी मारा पीटा जा रहा था और उसे खाना नहीं दिया जा रहा था। जितनी हैवानियत उसके साथ हो रही थी वह इस चीज की कल्पना कभी की नहीं थी। जब एक एक दिन गुजरने लगते हैं, ऐसे 16वें दिन उन वहाँ की मालकिन जो होती है अंजू मौसी, वो कहती है कि आज अगर तुम तैयार होकर कस्टमर के लिए तैयार नहीं होती है तो तुम्हारे साथ में ऐसा हश्र किया जाएगा जिसकी तुम कल्पना नहीं की होगी। जो पहले से वहाँ लड़कियां काम कर रही होती है उन पर दबाव बनाया जाता है और वो लड़कियां हिना से कहती है कि हिना तुम मान जाओ, अब तुम्हारे पास में सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब यहाँ से तुम बाहर नहीं निकल सकती, अब तुम्हें यहाँ से कोई छुड़ा नहीं सकता, अब तुम्हारे बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आखिरकार 16वें दिन हिना टूट जाती है और तैयार हो जाती है। उसे ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं जिसे देखकर कोई भी पुरुष उत्तेजित हो जाए और आज उन 20 से 22 महिलाओं के बीच हिना का नंबर था क्योंकि ग्राहक आज हिना को पसंद करता है और वह हिना को लेकर कमरे में जाता है। वो कमरे का दरवाजा जैसे ही बंद करता है हिना रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और रोती भी ऐसे है कमरे से आवाज बाहर न जाए। उसकी आंखों में आंसू थे और आंसू टपक रहे थे और रोते हुए उसके पैरों में गिर जाती है और कहती है भैया मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे ऐसे यहाँ पहुँच गई हूँ। मेरे पति दाऊद हैं जो कि एक एमएनसी में काम करते हैं। मैं तो यहाँ उनके पास दिल्ली घूमने आई थी, लेकिन मुझे मेरे चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर मुझे यहाँ पहुँचा दिया गया है। तो उस व्यक्ति ने, हालांकि कोठे पर आया हुआ व्यक्ति शरीफ नहीं होता, लेकिन उसके अंदर का इंसानियत जाग जाता है। वो कहता है मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो वह कहती है कि मेरे पति से मेरा बात करवा दो। उधर उसका पति उसे खोजने की तमाम कोशिशें करता है। वो बार बार कॉल करता है तो उसकी मोबाइल स्विच ऑफ आती है। वह सोच ही रहा था कि सफर शुरू होता है। वह सुबह शाम कॉल करती थी, अब फोन आता ही नहीं, फोन स्विच ऑफ रहता है। 16वें दिन जाकर कॉल आता है और रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी
हिना बोल रही हूँ। मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता, मुझे बचा लो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। जब पति पूरी बात सुनता है तो वह कहता है कि हिना तुम कहाँ हो? तो हिना कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं किस एरिया में हूँ, किस रेड लाइट एरिया के कोठे पे हूँ और किस जगह पे हूँ, किस रूम में हूँ। तो आगे की जानकारी सब वह जो उसका मदद कर रहा था वो देता है। एग्जैक्ट लोकेशन के साथ में किस कोठे में, किस एरिया में और किस रूम पे है, वो सारी लोकेशन का जानकारी वो दाऊद को देता है। दाऊद को जब उसकी सूचना मिल जाती है तो वो परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि मैं उसकी मदद कैसे करूं। अगर वो पुलिस के पास जाता है तो हो सके वहाँ के लोग उसे काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं और वहाँ से हटा सकते हैं और शायद आगे उससे कभी मिल भी ना पाए। तो वो पुलिस के पास जाने के बजाय वो सीधा कस्टमर बनकर उस कोठे पे जाता है। वह उसी कोठे पर जाता है, तब तक वह पुराना ग्राहक वहाँ से जा चुका होता है। अब नया ग्राहक बनकर दाऊद जाता है। वह उन्हीं महिलाओं में अपनी पत्नी को ढूँढता है। अब वहाँ नया ग्राहक बनकर दाऊद जाता है। वह एक के बाद एक लड़कियों को देखता है और वह सभी को रिजेक्ट कर देता है। तभी वो लोग कहते हैं एक लड़की हमारे पास नहीं है और वह हिना को लेकर आते हैं। तभी हिना आती है, वह हिना को देखता है। हिना को देखता है तो हिना की नज़रें झुक जाती है। उसकी आँखों में आँसू थे, उसकी आँखों से आँसू टपक रहे थे। वह अपनी पत्नी को देखकर काफ़ी हैरान था, परेशान था और वह सीधा कहता है कि मुझे यही लड़की चाहिए। वह उसे लेकर कमरे में जाता है और उसकी सारी कहानी वह सुनता है कि आखिरकार वह यहाँ तक कैसे पहुँची। वह अपनी पत्नी से नाराज़ नहीं होता बल्कि वह कहता है कि तुम परेशान मत हो और उसे अपने सीने से लगा लेता है। वह कहता है कि अब हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। अब हम ये सोचो कि हमें यहाँ से निकले कैसे। अगर हम यहाँ से भागते हैं तो ये लोग हमें मार भी सकते हैं और हमें वह नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तभी दाऊद को एक तरकीब सूझती है। वह वहीं रूम में बैठे-बैठे पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करता है और पुलिस को सारी कहानी वो बताता है कि कैसे उसकी बीवी 9 अक्टूबर को ट्रेन से निकली, कैसे उसे नशे की दवाई पिलाई गई और कैसे वह इस कोठे तक पहुँच गई। और वह पुलिस को सारी लोकेशन भी बताता है रूम नंबर के साथ और कहता है जल्दी आ जाइए, हमें बचा लीजिए। और पुलिस काफ़ी ईमानदारी के साथ में काम करती है। दिल्ली पुलिस वाक़ई सैल्यूट के हकदार है। दिल्ली पुलिस काफ़ी दल बल के साथ वहाँ पहुँचती है और वह उस कोठे को घेर लेती है और वह एग्जैक्ट रूम में जाकर छापा मार। दोनों की हालत देखने लायक थी। पुलिस उन्हें वहाँ से सुरक्षित निकालती है। न केवल हिना बल्कि ऐसी कई लड़कियाँ जो उन दलालों के चुंगल में फंस चुकी थी, पुलिस वहाँ से उन्हें निकालती है। पुलिस उन दलालों के बारे में जब पता करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर नज़र गाड़े बैठे रहते हैं गिद्ध की तरह। कोई लड़की, कोई महिला अगर अकेले सफ़र कर रही होती है तो ये दलाल उन्हें निशाना बनाते हैं और किसी भी तरकीब से उन्हें कोठे तक पहुँचाते हैं। हिना भी तो ऐसे ही बेची गई थी। पुलिस उन दोनों को वहाँ से छुड़ाकर कलकत्ता भेज देती है और यहाँ के मालिक अंजू मौसी और शेख बेगम को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इन दोनों की मदद से पुलिस उन दोनों दलालों को भी काफ़ी मशक्क़त के बाद गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, ये दाऊद की पहल से ही हो पाया। दाऊद की जगह कोई और होता तो शायद अपनी पत्नी पे लांछन लगा सकता था। तो दोस्तों, दाऊद अपने इंसानियत का परिचय देते हुए ना सिर्फ अपनी पत्नी को बल्कि उन जैसी और कई महिलाओं को वहाँ से बचाया और कई लोगों को गिरफ्तार करवाया जो कि लड़कियों को एक सामान की तरह खरीद बिक्री करते थे। तो दोस्तों, मेरा मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है जिससे कि समाज में ऐसे लोगों से बचा जा सके। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।